आप लाइव हैं। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की फैमिली। आप सभी अच्छे होंगे, यही उम्मीद है। 2 दिन बीच में गायब था चूँकि इलेक्शन और फर्स्ट फेस जो पोलिंग की थी वो ख़त्म हुई 11 को, और कुछ शोज़ बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री, तो आजकल थोड़ा ट्रैवल भी है, काम भी है, तो बीच बीच में मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कभी कभी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलता फिर आपके सामने वापस आ जाता हूँ। और आज की जो कहानी है जो लेकर आया हूँ, हालांकि ये भी कि आप लोगों के बहुत सारे मेल मिले, कई सवाल भी थे, वो ड्यू है, किसी दिन उसके सारे के जवाब देता हूँ आपको। आज चूँकि 12 अप्रैल है, 24 घंटे के बाद 13 अप्रैल, बल्कि 24 घंटे से भी कम, और 13 अप्रैल को कल एक ऐतिहासिक चीज़ होने जा रहा है कि 1819 13 अप्रैल और कल 13 अप्रैल 2019, तो करीब 100 साल पूरे, बल्कि 100 साल कल पूरे होंगे जलियांवाले बाग के इंसिडेंट को। और 1919 और ये अब 2019 है, तो कल शाम जब 2019 13 अप्रैल आएगा और शाम के 4 बजेंगे तो लगभग 100 साल होंगे। और ये जलियांवाला बाग वो इंसिडेंट है जो शायद ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में जितने भी जुल्म दमन सब कुछ हुए, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो जलियांवाले बाग में देखने को मिला। और ये कई मामलों में ये जलियांवाला बाग एक नज़ीर साबित हुआ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेज़ों के जुल्म तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इस तरीके से मारने की जो है, इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत में ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली थी, और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर गुस्सा जताया था। और इस एक इंसिडेंट के बाद हिंदुस्तान में आज़ादी को लेके जो लड़ाई चल रही थी वो उसमें और तेज़ी आई, और करीब करीब इसके 28 साल के बाद हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया। तो जलियांवाला बाग अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये भी था कि जलियांवाले बाग की वजह से जो आज़ादी की एक लहर थी उसमें भी तेज़ी आई। हालांकि 100 साल होने वाले हैं, इस दौरान में अंग्रेज़ जो, चूँकि हम आज़ाद हैं, लेकिन ब्रिटेन की कई सरकार, वहाँ की महारानी, प्रिंस सब हिंदुस्तान आए, लेकिन आज तक किसी ने भी इस वाक़े के लिए कभी सॉरी नहीं बोला, अफसोस नहीं जताया, माफ़ी नहीं मांगी, जबकि हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। अब खबर आ रही है अभी शायद कि अब शायद ब्रिटेन इस जलियांवाला इंसिडेंट को लेकर कोई बयान जारी करे और शायद माफ़ी भी मांगे। तो देखिए कल वो जो 13 अप्रैल है, 100 साल पूरे होंगे, शायद इस मौके पे ऐसा कोई बयान इंग्लैंड से आए। जलियांवाला बाग हुआ क्यों था और क्या वजह थी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इतना जुल्म किया, क्या वजह थी कि इस तरह बेगुनाहों को मारा गया, इन सब के पीछे एक लंबी कहानी थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक्चुअली 1914 और 1918 के दौरान, जो 4 साल के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उस वर्ल्ड वॉर में जो चूँकि उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी और हमारे बहुत सारे लोग ब्रिटिश सेना में भी शामिल थे और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ते थे। और उसी दौरान करीब हमारे 13 लाख इंडियन सैनिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। और इन लोगों को यूरोपियन कंट्री में, इसके अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन सब जगह पे तैनात किया गया था। और 13 लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के झंडे तले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में करीब हमारे 43,000 जवान वो शहीद भी हुए इस जंग में। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो लगता है कि चलो, अंग्रेज़ों का हम लोगों ने इतना साथ दिया, हमारे सैनिकों ने साथ दिया, तो अब जो अंग्रेज़ों के यहाँ पे जुल्म है वो कम होगा। और हम सबको यही उम्मीद थी, हमारे नेताओं को, उस वक्त के लीडर को यही उम्मीद थी कि अब शायद अंग्रेज़ जुल्म भी कम करें और हमें हमारी आज़ादी भी मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा एहसान मानने की बजाय हम पे और जुल्म ढाने शुरू कर दिए और नए नए बहुत सारे कानून लाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर लोगों में गुस्सा आने लगा। और 18 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। उस दौरान तक फिर जो अपने बापू महात्मा गांधी भी हिंदुस्तान आ गए थे साउथ अफ्रीका से। और इसी दौरान में एक ब्रिटिश जज थे, सिडनी रॉलेट,
इन जज की अगुवाई में, चूँकि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उम्मीदें हम लोगों को ज़्यादा थी अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेज़ उल्टा अब ज़्यादा जुल्म करने लगे, हमें आज़ादी भी नहीं दे रहे थे, बाकी हमारे अधिकार पे भी हनन कर रहे थे। तो ख़ास तौर पर 2 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थोड़ी मुहिम सी छिड़ गई, आंदोलन होने लगा। उसमें एक वेस्ट बंगाल था और दूसरा पंजाब। और इसी दौरान सिडनी रॉलेट जो है एक जज, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू की, तो इन जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कहा कि हिंदुस्तान में जो इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, तो इसको सेडिशन के तहत, देशद्रोह के तहत इन चीज़ों को लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, क्या क्या इसमें सज़ाएं होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर सिडनी रॉलेट की अगुवाई में ये कमेटी बना दी गई। अब रॉलेट कमेटी ने एक रॉलेट एक्ट कानून बना दिया और यह कानून 1918 में ये कमेटी बनी, 19 में लागू हो गया। और उसमें यह था कि इस रॉलेट एक्ट कानून में यह था कि जो भी अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और इसके अलावा प्रेस पर सेंसरशिप होगा, साथ ही नेताओं को बिना मुकदमे के भी जेल में डाला जा सकता है, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना वारंट के उन्हें 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है, किसी को भी बिना किसी जुर्म के, बिना किसी वारंट के हिंदुस्तान में गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वो आम हिंदुस्तानी हो, लीडर हो। और अब ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को ज़्यादा पावर दे रही थी और बिना जवाबदेही के किसी पे भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफा थी, तो जाहिर सी बात है कि इसका विरोध होता है, इसका विरोध होना शुरू हो गया इस रॉलेट एक्ट का। और इस एक्ट के विरोध में जगह जगह लोगों ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। फिर 1919 में ही गांधी जी ने भी, चूँकि भारत आ चुके थे, एक आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया और इस आंदोलन का लोगों पे असर पड़ा और लोगों ने इस कानून को लेकर पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसी दौरान जब ये सारी चीज़ें चल रही थी और 1919 में ही इस रॉलेट एक्ट के साथ ही गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भी जारी था और इसमें बाकायदा हड़ताल किया गया, देश के जगह जगह पे लोगों ने तालेबंदी की। उसी धरना प्रदर्शन की कड़ी में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में भी इस कानून का विरोध चल रहा था और इस विरोध के दौरान वहाँ पे 2 जो पंजाब में बड़े पॉपुलर लीडर हुआ करते थे उस वक्त, जो नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक डॉक्टर सैफुद्दीन कच्छू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। तो जब लोगों को इनकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो लोग भड़क गए और बड़े गुस्से में थे। उसके बाद उन्होंने उन दोनों की रिहाई की मांग को लेकर उस वक्त वहाँ पे जो पंजाब में, जो अमृतसर में जो मेन ब्रिटिश हुकूमत के अफसर थे, उनके पास गए और उनसे मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उस अफसर ने मिलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिस पे लोग और भड़क गए। इसके बाद अब तक जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था वो अचानक हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है और ये लोग अपने इस नेता की गिरफ्तारी और पंजाबी जो पंजाब के लोग थे और दूसरा अंग्रेज़ी अफसर जो वहाँ पे अफसर थे उस वक्त में, उनके मिलने से इनकार करने पे और ज़्यादा भड़क जाते हैं। और फिर ये जितने भी सरकारी ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन, डाक तार विभाग के दफ्तर, इन सब जगह पे तोड़ फोड़ और आगजनी शुरू कर देते हैं। और उस वक्त जो डाक तार विभाग था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था अफसरों को एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने में और बाकी चीज़ें करने में, तो वो सारी चीज़ें भी जला दी गई। तो उससे भी वो बड़ा गुस्से में थे अंग्रेज़। और इस पूरे धरना प्रदर्शन में 3 विदेशी भी मारे जाते हैं, जिसमें अंग्रेज़ भी थे। तो इसको लेके अब फिर अंग्रेज़ बड़े गुस्से होते हैं और अब धरना प्रदर्शन जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ये शुरू हुआ था 9 अप्रैल को। आगजनी के बाद ख़ासतौर पर अमृतसर में और पंजाब में बिगड़ते हालात को काबू में पाने के लिए जो उस वक्त के वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे अंग्रेज़, मिल्स इरविंग, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और ब्रिटिश हुकूमत
ब्रिगेडियर जनरल RIEH डायर को अमृतसर भेजती है कि तुम जाकर हालात को कंट्रोल करो। अब जनरल डायर 11 अप्रैल को अमृतसर में पहुंचते हैं, वहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद जनरल डायर एक मामले में ये था कि बहुत ही कट्टर, बहुत ही ज़्यादा मतलब पत्थर दिल, इस टाइप का वो अफसर माना जाता था। इस दौरान में पंजाब में जगह जगह मार्शल लॉ भी लगा दिए गए कि कहीं पे भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, 3 लोग से ज़्यादा अगर खड़े होंगे तो उनको उठाया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। और इस मार्शल लॉ के भी ख़िलाफ़ लोग फिर और गुस्से में भड़क गए। तो 11 अप्रैल को जनरल डायर अमृतसर पहुंचता है। 11 अप्रैल को जनरल डायर अमृतसर और बाकी जगह के हालात का जायज़ा लेता है। इसी दौरान 12 अप्रैल की तारीख आती है। 12 अप्रैल को ब्रिटिश हुकूमत 2 और वहाँ के जो लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें एक चौधरी बुगमल थे और दूसरे महाशा रतन चंद्र, ये भी पॉपुलर लीडर थे। तो 2 ऑलरेडी पहले ही गिरफ्तार थे, 2 को और उठा लिया, इससे लोग और भड़क गए और जगह जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन और तेज़ हो गया। इन गिरफ्तारियों के बाद और रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये सारी चीज़ें जब होने लगी और मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो फिर वहाँ के कुछ लीडर ने फैसला किया कि वो एक पीसफुल, शांति प्रिय तरीके से जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक सभा करेंगे। 13 अप्रैल इसलिए भी अहम था उस वक्त कि उसी दिन वहाँ पर बैसाखी थी और पंजाब में बैसाखी और हरियाणा में ये बहुत ही ख़ास और अहम त्यौहार है, इसलिए कि रबी की नई फसल आती है, नया साल आता है और इसके अलावा लोग जो वहाँ के इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब जलियांवाला बाग जो है, वहाँ से हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर वो ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। तो बहुत सारे लोग उस दिन 13 अप्रैल को, हालांकि अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन स्वर्ण मंदिर घूमने के लिए आते हैं। तो वही घूमते घूमते वो पता चलता है कि जलियांवाले बाग में एक सभा है और जो हमारे नेता गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा की जा रही। तो कई अपने परिवार, बच्चों को लेकर भी जलियांवाले बाग में जमा होने शुरू हो गए। कहते हैं कि करीब 15 से 20 हज़ार लोग उस जलियांवाले बाग में जमा हो चुके थे दोपहर से, और लगभग 12 साढ़े 12 बजे से लोग वहाँ आने शुरू हो गए थे। इसके बाद दोपहर जो रिकॉर्डेड है ये सारे मतलब दस्तावेजी, 12:40 पर जनरल डायर को 13 अप्रैल की दोपहर 12:40 पर खबर मिलती है कि जलियांवाला बाग में धीरे धीरे बहुत लोग जमा हो रहे हैं। अब जनरल डायर को अमृतसर भेजा गया था हालात को कंट्रोल करने के लिए। जनरल डायर को जब ये खबर मिलती है तो वो करीब 90 सैनिकों को अपने साथ फ़ौरन कहता है कि रेडी हों, और वो 90 सैनिक राइफ़ल के साथ, गोलियों के साथ जनरल डायर के साथ कूच करते हैं और ये लोग शाम करीब 4 बजे जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। तब तक जलियांवाला बाग में चूँकि शाम हो चुकी थी और लोगों की तादाद अच्छी खासी थी और वहाँ पे सभा चल रही थी, नेता भाषण दे रहे थे, जो लोग थे वहाँ पे, लेकिन सब पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से। तभी जब वो लोग देखते हैं कि जनरल डायर और ब्रिटिश सैनिक वहाँ पे पहुँच गए हैं और हथियारों के साथ, तो बाकायदा मन से ये भी कहा जाता है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहें, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा। और वो सब बिल्कुल ही एकदम चुपचाप, खामोशी से एकदम अपनी सभा कर रहे थे। जो जलियांवाला बाग था उसमें निकलने का एक संकरी रास्ता था और उस रास्ते पे ही जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर खड़ा हुआ था। अब वहाँ से जाने का बाहर और कोई रास्ता नहीं, 10-10 फीट ऊंची दीवार चारों तरफ, आसपास में मकान घर भी, और उस बाग में एक कुआं। इसके बाद अचानक बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वजह के, बिना चेतावनी दिए हुए जनरल डायर अपने सैनिकों को इशारा करता है फायर करने का, और इसके बाद अचानक गोली चलनी शुरू हो जाती है। जो सभा में लोग थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे जिसमें लोग तमाम अपना विरोध जताते थे और ब्रिटिश सैनिक भी होते, लेकिन कोई उन पर गोलियाँ इस तरीके से नहीं चलाता था। हाँ, डरा धमका कर भगा देते थे।
लेकिन यहाँ पे सैनिक बिना किसी चेतावनी के, और वो भी उन लोगों पे जो बिल्कुल आराम से सभा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई हिंसक चीज़ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक बाग के अंदर घेरे में है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जनरल डायर बिना कुछ सोचे समझे अचानक गोली चलाने का आदेश देता और उसके बाद सैनिक गोली चलाने लगते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। 10-10 फीट से ज़्यादा ऊंची दीवार पार करके कोई भाग नहीं सकता, उसमें महिला, बच्चे, बुज़ुर्ग सारे। तो करें क्या? और जिस तरफ से वो भाग सकते हैं उस रास्ते से ही गोली चल रही है, और वहीं पे सैनिक हैं। तो बेतहाशा लोग गोलियां खा खा कर गिर रहे हैं। फिर अचानक कुछ लोगों को लगता है कि अब बचने का तो कोई तरीका है नहीं, तो उसी बाग में जो कुआं था वो उस कुएं के अंदर छलांग मारना शुरू कर देते हैं, औरतें, बच्चे, मर्द सभी। और धीरे धीरे वो सब कुएं में भी जाते हैं। बाद में ये भी कहते हैं कि जब गोली चलाने के बाद कुछ सैनिक उस कुएं के करीब गए और वहाँ पे भी उन्होंने ऊपर से कुएं के अंदर गोली मारी। करीब 10 मिनट तक ये गोलीबारी होती रही और 10 मिनट के बाद अचानक ये फायरिंग रुकती है। और ये फायरिंग इसलिए नहीं रुकती कि जनरल डायर कहता है कि अब रोक दो, बल्कि इसलिए रुकती है कि ज़्यादातर जो 90 सैनिक आए थे और वो जो अपने साथ असलहा लेकर आए थे, गोली लेकर आए थे, वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और उस गोली के ख़त्म होने की वजह से ही ये फायरिंग रुकी, वरना मालूम नहीं आ गया और कितने देर तक चलती रहती। तो 10 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां चली और उसके बाद गोलियां ख़त्म होने के बाद ये रुकी। तब तक शाम हो चुकी थी। उसके बाद शहर में कर्फ्यू। जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल भी नहीं ले जाया गया, बहुत सारे लोग ज़ख्मी थे, उनकी जान इसलिए भी गई। अगले दिन सुबह उस कुएं से ही कहते हैं कि अकेले सिर्फ 120 लाशें मिली थी, सिर्फ एक कुएं के अंदर से, और बाकी तो जलियांवाला बाग में इधर उधर लाशें तमाम पड़ी थी ही थी। पूरा जलियांवाला बाग की ज़मीन लाल हो चुकी थी खून से लोगों के। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगले दिन जब ये देश में खबर आती है इस जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बारे में, तो जाहिर सी बात है पूरा देश गुस्से में था। इसके बाद दुनिया में खबर जाती है, पूरी दुनिया में भी इसका विरोध होता है और पहली बार अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरीके का, चूँकि इतनी बड़े पैमाने पर यह हिंसा हुई थी, तो इतना विरोध होता है। और इसी वजह से बाद में एक हंटर कमीशन, अंग्रेज़ दबाव में आकर एक इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हंटर कमीशन बनाते हैं 1919 के अंत में ही। और हालांकि उस कमीशन एक तरह से वो आई वॉश था, उसमें ना दोनों जो जनरल डायर था उसमें उसको भी कोई गुनहगार नहीं मानते, बल्कि जनरल डायर ने जो बयान दिया था वो ये दिया कि जब वो वहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों ने, बल्कि भारतीय सैनिक ने, उसके शब्द थे कि भारतीय सैनिक ने उन पर हमला कर दिया, तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें भी गोली चलानी पड़ी और उसमें ये लोग मारे गए। लेकिन वो ये जाहिर सी बात है गलत थी टोटल। जो शुरुआती फिगर आया, पहले 200 कहा गया, फिर कहा गया कि 379 जो है वो लोग मारे गए जलियांवाला बाग इंसिडेंट में। लेकिन कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग के इस कांड में मारे गए और करीब 2000 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। बाद में दबाव के चलते फिर जनरल डायर को वापस ब्रिटेन भेज दिया गया और वो ब्रिटेन में ही रहा। इस इंसिडेंट के करीब 21 साल बाद, 1919 की इंसिडेंट है, 1940 में 13 मार्च 1940, ये इत्तेफाक देखिए कि 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ और 13 तारीख वही थी, महीना और साल अलग। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंगस्टन हॉल में जनरल डायर एक फंक्शन में गया हुआ था और उस फंक्शन में, उससे पहले वो कई बार बोल चुका था कि जलियांवाला बाग जैसा अगर कभी भी उसे इस तरह का ऑर्डर मिले तो कभी उसे कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्म नहीं है और वो ऐसा फिर भी कर सकता है। तभी उस कैंगस्टन हॉल में एक शख्स, जब ये जनरल डायर बोल रहा था, तो खड़ा होता और कहता है कि तुम्हें ये दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने जो किया है उसकी तुम्हारे लिए सज़ा है। और वो एक हाथ में बुक थी, उस बुक के अंदर पिस्टल, वो पिस्टल निकालता है और जनरल डायर पे फायर कर देता है और जनरल डायर जो है उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहीं पे सरेंडर कर देता है। जिसने गोली मारी थी उसका नाम उधम सिंह था और ये उधम सिंह जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था तब वो करीब 12-13 साल का था और वहीं पे था और कहते हैं कि वो उसमें ज़ख्मी भी हुआ था। और
उसी दिन से उसके मन में ये भावना थी बदला लेने की जनरल डायर से, और उसने देखा था कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद 1935 में उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचते हैं और उसके बाद लगातार जनरल डायर से मिलने और मौके की तलाश में रहते हैं, और आखिरकार 13 मार्च 1940 को यह मौका मिलता है। एक बुक में वो वहाँ पे जाने के बाद एक गाड़ी और एक पिस्टल खरीदते हैं, और 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो भागने की भी कोशिश नहीं की, ब्रिटिश पुलिस पकड़ती है, वो अपना जुर्म कबूल करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। और चूँकि वो अपने डिफेंड में कुछ बोला भी नहीं, तो 31 जुलाई 1940 को ब्रिटिश कोर्ट उधम सिंह को मौत की सज़ा देती है, और 31 जुलाई 1940 को ही उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आज़ादी के बाद उधम सिंह को शहीद का दर्जा मिलता है, और बाकायदा एक उधम सिंह नगर उनके नाम पर भी है। तो एक शख्स, एक बच्चा जो उस वक्त के इस हालात को देख रहा था और उसके सामने सब कुछ हुआ था, उसने 21 साल इंतज़ार किया, और 21 साल वो सोचे कि अमृतसर से निकलकर लंदन पहुंचता है, और जबकि हिंदुस्तान में भी उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत, लंदन में जाकर वो करीब 6 साल तक ढूंढता है, मौके की एक तलाश में रहता है और पैसे जमा करता है, और फिर जिस दिन मौका मिलता है उस दिन वो बदला लेता है। तो ये थी पूरी कहानी जलियांवाला बाग कांड की, जिसको कल 100 साल पूरे हो रहे हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट इस 100 साल के मौके पर, हालांकि इससे पहले प्रिंस चार्ल्स और जो वहाँ की एलिजाबेथ क्वीन 2 थी, वो जब आई थी तो ये मांग उठी थी कि इसके लिए माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई। अब शायद ऐसी उम्मीद है कि 100 साल के बाद अंग्रेज़ों को ये और वहाँ की हुकूमत को ये एहसास हो और वो अपनी गलती माने, क्योंकि जिस तरीके का ये नरसंहार था, इतने सारे लोगों को, निहत्थे लोगों को जो पीसफुल तौर पर एक सभा कर रहे थे, उनको इस तरह से मारना इंसानियत के ज़ाहिर सी बात ख़िलाफ़ है। लेकिन इस कांड के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत और गुस्सा ऐसा पनपा, और फिर सारे ऐसे आंदोलन शुरू हुए कि उसके बाद अंग्रेज़ सिर्फ 27 और साल यहाँ पे रहे, और 1947 में आखिरकार अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। तो हिंदुस्तान की आज़ादी में कहते हैं कि जलियांवाला बाग जिस तरीके का अफसोसनाक एक घटना है, लेकिन इस जलियांवाले बाग ने हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आज़ादी की एक आग भी जलाई। और इस एक, बहुत सारे ये भी कहते हैं कि जनरल डायर के इस एक कदम की वजह से शायद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से पहले जाना पड़ा। अगर जलियांवाला बाग ना होता तो शायद अंग्रेज़ इतनी जल्दी न जाते। लेकिन इस एक कांड ने हिंदुस्तानियों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत भरी और जिस तरीके का गुस्सा भरा, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। तो ये थी पूरी कहानी। 100 साल कल पूरे हो रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे जलियांवाला बाग देखा भी होगा, आज भी उसकी एक दीवार पे उन गोलियों के निशान हैं। और अगर आप लोग कभी जाएं अमृतसर, तो जो लोग नहीं देखें कभी ज़रूर जाएं, देखें। और वहाँ पे एक अजीब सा एहसास भी होता है, आपको लगता है कि आप उसी 13 अप्रैल 1919 के दिन लौट आए जो दोपहर और शाम को ये घटना हुई थी। तो ये थी पूरी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल, और चूँकि अभी वक्त की थोड़ी सी कमी चल रही है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे शोज़ हैं, तो सवाल जवाब आपसे बाकी बातचीत होगी और तसल्ली से होगी। तो आज इतना ही करते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें और अपने मेल, शिकायतें, सुझाव, तारीफ़ लिखते रहें, भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।